बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपकी सुबह कैसी जा रही है ये आपने हमें ज़रूर बताना है। हमारी सुबह तो आपके साथ गुजरती है और हमारे साथ जो है शो में गेस्ट भी मौजूद होते हैं जिनके साथ हम जो है यहाँ पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी जानते हैं, उनके काम के हवाले से भी बातचीत होती है और साथ साथ हमारे साथ रिपोर्टर भी मौजूद होते हैं जिनके साथ हम अपने यहाँ के, हमारे जो मुल्तान शहर के, हमारे जनूबी पंजाब के जो जो मसाइल होते हैं उनको हम लाजमी डिस्कस करते हैं ताकि जो यहाँ के मसाइल हैं उनको बेहतर किया जा सके। शायद इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात जो है हमारे हुक्मरानों तक पहुँच सके और वो इसके ऊपर नोटिस भी ले सकें। और हमारे मुल्क के हवाले से भी ये बात करूँगी, जो इस टाइम सियासी सूरत हाल चल रही है, मुल्क की सूरत हाल चल रही है, बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी वकास गुरमानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं, जो कि लफ्ज़ों के ज़रिए जो है लोगों के जज्बात और एहसास को बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी और अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। ऑन से तो हम बात करेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड बात होगी कि ये क्या क्या जो है चीज़ें चल रही हैं, FPR से रिलेटेड भी होंगी और इसके साथ साथ जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल और उनके इश्यूज़ पे भी बात करेंगे और साथ ही जो है हम वकास से उनकी शायरी भी सुनेंगे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे कि वो कब से शायरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं रोही TV का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। उसके बाद इधर तकरीबन 2017 से मैंने आगाज़ किया था। पहली नज़म जो मैंने कही थी 2017 में उर्दू नज़म थी, हालांकि बेसिकली मैं सराइकी शायरी करता हूँ। तो 2019 में मैंने अपना पहला मुशायरा पढ़ा था डेरा गाजी खान में। उसके बाद ये तसलसल अब जारी है और शायरी लिख रहा हूँ, दोस्तों को पसंद भी आती है, उनकी मोहब्बत है। तो सराइकी शायरी का बेसिकली अलग अंदाज होता है। जी जी, बेसिकली सराइकी लिखता हूँ, पार्ट टाइम जो है उर्दू में भी कर देता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि जब आगाज किया तो किस तरह के फीलिंग्स थी? जाहिर सी बात है शायरी का भी आपको कुछ वो कुछ लोगों को बहुत अरसे बाद जाके पता चलता है कि अच्छा यार ये हमारे अंदर ये क्वालिटी भी है तो हमें इसे अब स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में। जी, 2017 में मैंने पहली बार जैसे कि अभी कहा कि नज़म कही थी, लेकिन उसके बाद फिर सिलसिला जो है कंटिन्यू नहीं रखा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता ऐसी चीज़ या कुछ ख्याल ही नहीं था। अच्छा। तो 2018 के आखिर में जो है तब से मैंने एक नज़म लिखी थी रूजो ज़िवाल के नाम से। तो उसमें काफ़ी अच्छा दोस्तों का फीडबैक आया, उस्ताद शोरा ने भी जो है बहुत अच्छा फीडबैक दिया, तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो फिर 2019 में पहला मुशायरा पढ़ा तो उसके बाद से जो है ये सफ़र जारी है। तो अब कैसी फीलिंग्स हैं? अब जो मुशायरे होते हैं उसके हवाले से भी बताइए, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? दोस्तों की मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुशायरों में जाकर आपको नए नए तजर्बात होते हैं, नए इंसानों से मिलने के ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आम तौर पर हमें नहीं मिल सकते। तो काफ़ी इल्मी सफ़र है ये, बहुत अच्छा लगता है। सही। स्टडीज़ भी आप की जो है वो आपने इंटरमीडिएट। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ाई का सिलसिला? नहीं, उसके बाद फ़िलहाल तो गैप है। अच्छा, पढ़ाई को छोड़ दिया, उसके अलावा क्या करते हैं? शायरी के अलावा क्या करते हैं? शायरी के अलावा शायरी होती है, वैसे शौक की है। अच्छा, सही है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बेटा क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी जी, ये कौन है तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप हमारे साथ बात कर सकें। ये नहीं छजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे।
اچھی دور بیٹھے اکھیاں ملاؤن لئی سجنا نے کوئے چیک تان لئی چیک تان لئی چیک تان لئی ہو عاشقاں تو سونا مکھڑا نکان لئی سجنا نے کوئے چیک تان لئی ساڈے کولوں مکھڑا لکان والے ہو یہ بھی دس دو شرمان والے ہو شرمان والے ہو پایا سی پیار لٹ چھٹ جان لئی سجنا نے دوئے چیک تان لئی واہ جی واہ، بہت شکریہ، بہت کمال ہو گیا. صبح صبح آپ نے جو ہے نا ہماری صبح کو اور مزیدار کر دیا ایک سانگ سنا کر. اچھا، شاعر جب آتے ہیں تو پھر اس طرح ہمارے ساتھ کالر بھی آ جاتے ہیں، جی، وہ بھی ضرور. اپنے جو ہے جذبات کا اور پھر ٹیلنٹ کا وہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اندر بھی یہ ٹیلنٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی اون سے بھی جانتے ہیں، اور عید کیسے گزری؟ عید اللہ کا شکر ہے کافی اچھی گزری، اور اپنے گاؤں میں کی عید اور اپنوں کے ساتھ کی، بہت اچھا لگا. میں نے کہا تم نے گوشت وغیرہ کھایا ہوگا، کوئی صحت مند ہو کے آئے ہوگے. نہیں، گوشت تو کھایا ہے، اب وہ کھاتے تو الحمدللہ اچھا ہے، لیکن اب لگتا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ. یہ کوئی ریزن ہے؟ ایسا ایسا ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ جان لیتے ہیں، اس ٹائم ہم اس ساتھ ساتھ آر ٹی او ملتان کی جانب سے مالی سال جو ہے 2022 سے 2023 کا جو ہدف پورا کر لیا گیا، اس حوالے سے بتائیے گا. ہر سال جو ہدف ملتا ہے ایف پی آر کو جو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹیکس کی صورت میں، تو 2022-23 کے بجٹ میں ایف بی آر کو تقریباً 750 ارب کا جو ملا تھا ہدف، اس میں سے آر ٹی او ملتان کا ہدف تھا 64 ارب 64 ارب جتنا بھی اس کا بن رہا تھا، تو وہ کمپلیٹ کر لیا گیا. اس کے جتنے بھی ٹیکس کلیکشن تھی، جس میں ملتان کی جو ڈفرینٹ فنڈز آ جاتی ہیں، انڈسٹریز آ جاتی ہیں، تو وہاں سے آر ٹی او ملتان نے وہ سارا کلیکٹ کر کے وہ جتنا ان کا ہدف انہیں ملا تھا وہ ریسیو کر لیا، اور اس کے بدلے میں پھر جو یہاں پر جتنے ملازمین تھے، چیف کمشنر سے لے کر کمشنر، اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، اور سارے انہیں بھی کافی ان کے بونس بھی ملے ان کی تنخواہوں میں، اور کافی ایک اچھا ان کی ٹیم نے پرفارم کیا، اور جو انہیں ٹارگیٹ ملا تھا پچھلے سال کا وہ اچیو کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ اگلے سال بھی جو ہمیں ہدف ملے گا اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایف بی آر کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ جو جعلی کمپنیاں بنا کر حکومتی خزانوں سے اربوں روپے کا جو افراد نے اس کے خلاف جو کیا فراڈ کے خلاف جو ایکشن لیا گیا، اس حوالے سے بتائیے. جعلی کمپنیاں اس طرح سے کچھ لوگ بنا رہے ہیں کہ لائک کام ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ شو ایسے کرواتے ہیں کہ ہمارا اربوں روپے کا کام ہے، اور پھر وہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے نا جعلی انوائسز بنا لیتے ہیں. اب جعلی انوائس وہ بنوا لیں گے، اگر ان کا لیٹ سپوز 1 کروڑ کا انہوں نے کام کیا تو 1 کروڑ کی وہ جعلی انوائس بنا لیں گے کہ ہم نے اتنے مطلب کروڑ روپے کی ہم نے یہ چیز خریدی، یہ ہماری سیل پرچیز، اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں ایف پی آر کو. اچھا، اب وہ جو جعلی انوائسز بنا کر ٹیکس کا مطلب جو ریٹرنز وہ شو کرواتے ہیں آفیشلز ایف بی آر کو، تو اس کے صورت میں جو ٹیکس ریٹرن کی صورت میں ایف بی آر کچھ انہیں جو کمپنی جو فنڈز ہوتی ہیں انہیں پے بیک کرتا ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن میں آپ کافی فائدہ دے رہے ہیں، تو اس کی صورت میں وہ ٹیکس ریٹرن میں ایف بی آر انہیں کافی فائدہ پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیسیکلی ہمارے حکومتی خزانے کے ساتھ فراڈ رہا ہوتا ہے. کوئی پرچیز نہیں ہوتی، نہ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ صرف جعلی انوائسز شو کروا کے کہ ہمارا اتنے کا کام تھا، ہم نے اتنے کا ٹیکس بھرا، اور اس صورت میں وہ ایف بی آر کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان ریٹرن ٹیکس ریٹرن اب جس طرح سے ٹیکنالوجی انکریز ہوتی جا رہی ہے، ایف بی آر نے ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر اس کی انسپیکشن شروع کی ہے، اور بیسیکلی جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ کسی نا ایسے شخص کے نام پر ہوتی ہیں، ایسے اس پہ ایڈریس پہ ہوتی ہیں جو کہ شخص بہت پہلے مر چکا ہوتا ہے، اس کے نام پر وہ کمپنی چل رہی ہوتی ہے، اور جب وہ جا کے اس کا اصل پتہ پر پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ شخص تو کب کا فوت ہو چکا ہے، اس کا کوئی کمپنی اور اس طرح کا اس کا کوئی سین ہے نہیں. تو اس طرح سے کافی فراڈ جو کر رہے تھے ایف بی آر نے کافی اب ایکشن لیے، اور جنوبی پنجاب میں کچھ 2-3 گروہ تھے جنہیں اسپیشلی پکڑا گیا ہے گزشتہ 2 ہفتے پہلے، اور ان کے خلاف پھر ایکشن لیا گیا ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، شازیہ ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں بیٹا میرے 2 بیٹے معذور ہیں. جی جی. اور میرے بیٹے معذور ہیں، میں ان کا وہ کروانا چاہتی ہوں.
क्या करवाना चाह रही हैं? तो इतना मैंने इलाज किया बेटा, इतना इलाज किया, मैं अब थक गई हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बच्चों को कोई अच्छा सा मुझे डॉक्टर का वो करके दे कि देखे चलो एक तो ठीक हो जाए। एक भी ठीक नहीं है बेटा मेरा, मैंने बहुत इलाज किया। मुझे बता दें, स्क्रीन पर आ जाएगा तो जितने लोग आपसे जो मदद आपकी करना चाह रहे होंगे वो लाजमी आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ बेटा मेरा नंबर ले लो, सॉन्ग का नंबर यही नंबर है बेटा मेरा। जी नंबर बताएं अपना। 0311 0311 हाँ 6 6 जी जी 0311 जी जी 6 6 हाँ जी जी 0311 6 आगे बोलें। 6 जी जी 6 22 8 22 7 22 8 22 बेटा 8 22 8 22 ठीक है जी। और 5 5 ठीक है जी। 5 ना 8 22 बेटा शुरू से लिखी। 622 822 और एंड में 5 है। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो साहिब इस्तात हैं, जो लोगों की मदद करते हैं और करना चाह रहे होते हैं, ये हम सबकी रिक्वेस्ट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 011 622 822 पे आप कॉल करें और इनसे रब्ता करके आप इनकी हेल्प करें। बात हो रही थी हमारी FPR से रिलेटेड, और साथ साथ आपकी शायरी भी सुनेंगे। क्या सुना रहे हैं आप हमें? अच्छा ये बताएं, सराइकी जो शायरी होती है उसकी कितनी पजीराई मिलती है? ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ बड़ा ये कलमिया है कि हम अपनी ज़ुबान को इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते। जी एक अलमिया है हमारा कि हम ज़बान को या उसके सफ़र को, अदब को समझ नहीं सकते अब तक। हमारे लिए शायरी एक सिर्फ शुगल मेला है। अगर कहीं चले भी गए तो 2-4 मिनट सुनकर फिर अगली सुबह अपने रूटीन वाइज चले। तो ये इस पर तवज्जो होनी चाहिए। सराइकी में ख़ास तौर पर जो है नसर बहुत ज़्यादा बाकी ज़बानों से पीछे है। अलबत्ता शायरी कहीं ना कहीं फिर भी ट्रैवल कर रही है, नसर काफ़ी पीछे है। उसमें फिर जो भी नावल आप कह लें, मिज़ाह निगारी कह लें, वो काफ़ी पीछे हैं इसमें। इन पर तवज्जो होनी चाहिए। बाकी अवामी पजीराई जो है शायरी में, अब सोशल मीडिया का थैंकफुल होना चाहिए हमें कि उन्होंने हमें काफ़ी बूस्ट किया है। लेकिन आज से तकरीबन अगर कोई 10 साल पीछे देखें तो जो हमारे सीनियर शोरा थे उन्हें भी ऐसी पजीराई नहीं मिली जो आज हमारे दोस्तों को हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अवामी सतह पर जो बिल्कुल इनिशियल लोग हैं यहाँ पर, उन तक अब तक भी शायरी नहीं पहुँच पा रही। अगर पहुँच भी रही है तो ऐसे मौज़ूआत पहुँच रहे हैं कि जिन्हें फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। यानी कि उसमें अब समाज के तमाम दुख शायर लिखता है, वो सिर्फ एक लबो रुखसार की शायरी तो नहीं लिखता। उसने अपने तमाम समाज को कवर करना होता है, उसने अपने लोगों के दुखों को देखना होता है। तो वो शायरी जो है उनसे लोग किनारा कश होते हैं। सही। आप समझते हैं कि शायरी को उस तरह से जो है वो नहीं लिया जाता जो इसका एक मकसद होता है, लोग उसको नहीं समझ पाते। समझना चाहिए। ठीक है, इनकी शायरी भी सुनेंगे और अदब की बातें भी होंगी, लेकिन मौसम का हाल जान लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो हम मौसम देख रहे हैं लाहौर में तो अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं और बाकी दीगर इलाकों में भी, और अभी मुल्तान में जो है वो बारिश का इम्कान तो है। देखते हैं मौसम का हाल जानते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहिरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? आसमा, अगर आपको मुल्तान शहर के मौसम का अहवाल बताएं तो आज सुबह से ठंडी हवा चल रही है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से गर्मी का जोर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। गुज़िश्ता रात होने वाली हल्की फुल्की बारिश और तेज़ आंधी की वजह से गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। माहिरीन मौसमियात ने आज भी ये खुशखबरी सुनाई है कि मुल्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश बरसने के इम्कानात हैं और आइंदा 3 रोज़ तक बारिश होने के मौके जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहिरा तारिक आपका। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे
ऑन के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, इसके हवाले से भी बताइएगा। मुल्तान शहर में काफ़ी जो बड़ी बड़ी बेकरीज थी, मॉल्स थी, शॉपिंग स्टोर्स थे, जनरल स्टोर्स थे, तो गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 माह में तकरीबन अच्छे खासे जो स्टोर्स हैं उन्हें सील किया गया पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने पर। अब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो कारोबारी हजरात हैं अगर अपने कारोबार को उनसे मुंसलिक नहीं करते तो FBI जाके उन्हें सील कर देता है। अच्छा, अब इसमें एक डिवाइस लगानी होती है बेसिकली आपको अपने स्टोर के अंदर, तो जिसके थ्रू जितने भी आपके कस्टमर्स हैं और जितने भी सेल परचेज हुई है उस स्टोर की, तो वो उसका असल अंदाज़ा FBI को मालूम हो सकता है। तो कुछ लोग जो कि टैक्स चोरी करते हैं, जो कि अपना इनके जितने कस्टमर होते हैं उतना शो करवा के नहीं है, जो उनकी टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है वो FBI को शो नहीं करवाते, उसे काफ़ी कम जाके शो करवाते हैं ताकि टैक्स कम भरना पड़ जाए। तो इस वजह से वो लोग मुंसलिक नहीं करवाते POS सिस्टम से। तो उसके खिलाफ फिर अपना मुल्तान ज़िले में भी अगर हम बात करें तो मुल्तान ज़िले में भी काफ़ी कार्रवाई हुई, खानेवाल भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसके अलावा काफ़ी मतलब स्टोर्स को इस हवाले से सील किया गया है। और आगे भी तकरीबन जिन्हें सील किया जाता है वो 10 लाख रुपए जुर्माना भरते हैं, फिर उन्हें डी सील किया जाता है और उसके साथ साथ फिर इस तरह से अगर दोबारा वो मुंसलिक नहीं करेंगे दोबारा उन्हें सील कर दिया जाता है। सही। अच्छा, ये बताएंगे आपसे अवकाश, जिस तरह शायरी के हवाले से बात हो रही है अदब की, लोग अब जो है वो लिखना पढ़ना जो है वो बड़ा उन्होंने कम कर दिया। जिस तरह आप सोशल मीडिया की हम बात करेंगे काफ़ी तो इसके असरात भी नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, दोनों तरफ से हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बुक्स का एक रुझान था, जो एक शायरी के हवाले से लोगों का रुझान उस तरफ से कम हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी भाई, वही बात है कि ये एक अलमिया है। हालांकि किताब जो है इंसान की दोस्त कही गई है और एक आयत जो है वो भी अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, लेकिन एक किताब का अलग मकाम है। तो किताब जो है अहले किताब होना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो किताब मैं समझता हूँ कि इंसान की न सिर्फ दोस्त है बल्कि उनकी साथी भी है और बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा देती है। सोशल मीडिया में मैंने जैसे कहा रीफिल्टर चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, किताब में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा मवाद नहीं होता, वो टॉपिक वाइज होती है। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप उसे ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि सोशल मीडिया में ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है। आप क्या समझते हैं? शायद राइट में हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर इदारों में भी बड़े मसाइल होते हैं। जो शायर होते हैं उनके क्या मसाइल होते हैं? शायरों के मसाइल जो है बाकी दोस्तों से मुख्तलिफ होते हैं। हर फील्ड का एक अपना मसला होता है। शायरों का तमाम का मसला अपना मसला होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मजदूर भूखा है तो शायर को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी वो चीज़। वो मजदूर का मसला तो है ही है, साथ में एक शायर का भी वो मसला बन जाता है। इसी तरीके से हमारे माशरे में जो फॉर एग्जांपल ख्वाजा सरा हैं, उनके जो मसाइल हैं उन पर भी नज़में कही गई हैं और ऐसी ऐसी नज़में कही गई हैं कि जो हम ख्याल भी आमतौर पर नहीं कर सकते कि उनके ये मसाइल भी हैं। इसी तरीके से एक चिड़िया जो शिकारी के हाथ में है, या इस किस्म के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनकी फील्ड हैं, उन सब के मसाइल एक तरफ से आप कह दें कि वो शायर के सर पर आ जाते हैं, तो इसलिए वो हैवी हो जाता है, वो अपने लफ्जों में बयान करता है। तो घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? पहले तो मैंने जो है वो ज्यादा शो भी नहीं किया था, वैसे घर वालों को नहीं किया, किसी को भी नहीं, मैंने बस जो अपने दिल में था उसको वर्के पे लिखता रहा, पेज पे लिखता रहा, मैंने शो नहीं किया। जब अलबत्ता शो हुआ तो उन्होंने भी फिर सपोर्ट किया काफी ज्यादा। अच्छा, अभी घर में भी शायरी सुनाते रहते हैं? दिल तो नहीं करता, बस कभी हो हुक्म उनका तो फिर सुना देते हैं। अच्छा, अगर उनका दिल हो? जी जी, वरना नहीं। नहीं, दिल नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा, आपका दिल नहीं करता? क्यों? बस मिजाज की बात। मिजाज की बात, तो क्या मिजाज आप खामोश तबीयत? जी बिल्कुल, खामोश तबीयत हैं। ठीक है जी, मजीद इनकी शायरी भी सुनेंगे और उनसे भी बात होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, क्या सुना रहे हैं और है आप हमें? केड़ी ज़ात बनाई खलकत, कहते पेरें पई कल है रोल रंग बंदे हैं, साकू कदा भई खलकत, कल है रोल मलंग बंदे हैं, साकू कदा भई खलकत, शायर पिछो टुर पे जेड़े पासे गई खलकत। वाह। और एक पासो वकास कल्हा, दूजे पासो
आइए फकत। ऐसे एक डोड़ा और भी, जबान में डोड़ा एक अहम, बहुत अहम सिंफ है। तो रात खैर करे सब कंड कर गया, पे हैं भुएंदी कंड ते, हर संगती खिलदा छोड़ी गए, मैं कुदाप लताड़ के मंड के। रब खैर करे सब कंड कर गया, पे हैं भुएंदी कंड ते, हर संगती खिलदा छोड़ी गए, मैं कुदाप लताड़ के मंड ते। भूलता हूँ मैं क्योंकि कोई बात नहीं, आप देख के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स हो गया आप पढ़ें जी। हर मौसम अपने रंग दिखलाए, जम ज़ाहर गई है खंड ते, वकास तो कहीं नाल ना त्रोणी रखी हर संगती, वकास तो कहीं नाल ना त्रोणी रखी हर संगती नाल गंढ ते। वाह क्या बात है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है आपके रियाज अहमद साहब जो तौसा शरीफ से उनका ताल्लुक है, बहुत खूबसूरत शायर हैं सराइकी ज़बान के। उनको हाल ही में जो है वो निसाब में भी शामिल किया गया है उनकी गज़लों को, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा माशाल्लाह, सही है। अच्छा, और ये बताएं कि इसके साथ साथ शहर में पार्किंग माफिया के हवाले से लाजमी बात करेंगे, क्योंकि शहर में पार्किंग माफिया के हवाले से लाजमी बात करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर जगह ये जो माफिया है ये बेलगाम ही है। अच्छा, इनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम देखते हैं कि हर जगह जो है, जो बहुत सारे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आपको फ्री होती है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो आपसे वसूल कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? पार्किंग माफिया की अगर हम बात करें तो मुल्तान में बेहद स्टैंड्स ऐसे हैं जो कि इलीगल चल रहे हैं, जिनकी मतलब जो पर्ची वो काट के देते हैं वो गवर्नमेंट की से वो नहीं होती मुंसलिक, वो अपनी उनकी पर्ची बनाई हुई होती है। हाँ। और उस पर वो टोकन फीस खुद से लिख कर और वसूली कर रहे होते हैं। अच्छा, इस पे फिर बात की जाए तो एक जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का वो ये होता है कि जैसे अब आप निश्तर चले जाएं, आप कार्डियोलॉजी चले जाएं, आप बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाएं, किसी मतलब ऐसी जगह पे चले जाएं, जैसे अब मुल्तान किला हो गया, वहाँ की जो पार्किंग है उसकी वो बेसिकली नीलामी होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर। अब वो जो नीलामी होती है उसमें बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं वो आते हैं और वो जगह नीलाम करके वो जिसकी ज्यादा ऑक्शन में जो ज्यादा बिड लगाता है वो जगह उसे मिल जाती है। अच्छा, अब जब जगह कुछ जगह तो ऐसे वो मिल जाती हैं जो कि लीगली उसे चला रहे हैं। अच्छा, फिर जो इसके अलावा कुछ जैसे अब आप शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, काफी शॉपिंग मॉल, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, मुल्तान के बड़े बड़े इस तरह के शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर जो पार्किंग होती है वो वैसे तो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम फैसिलिटी दे रहे हैं, आपकी बाइक को सिक्योर कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को सिक्योर कर रहे हैं। अगर वो इस चीज को सिक्योर कर रहे हैं तो एक बंदा जाके वहां पर 5,000, 10,000, 15,000 की जब प्लाजे से शॉपिंग कर रहे हैं तो प्लाजे को ही चाहिए कि उसकी जो बाइक है, उसका जो ट्रांसपोर्ट की जो चीज है उसकी प्रोटेक्शन को भी यकीनी बनाए। तो इस तरह से शॉपिंग मॉल्स हो गए या शहर में आप कचहरी चले जाएं, कचहरी के बाहर आप देख लें, एक तो वो इलीगल पार्किंग स्टैंड्स इतने बन गए जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर होती है, और ऊपर से जो साइलिन आते हैं दूर दराज इलाकों से वो उनसे इतना हैवी चार्ज कर रहे होते हैं कि भाई वो आए, उनने कोई अपना जगह भी नहीं होती ना, जगह ही नहीं होती। ऑलरेडी वहाँ पे लॉयर्स के भी जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वहाँ पे इतना रश लगा हुआ होता है। अच्छा, आदि रोड पे भी गाड़ियां आपकी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज्यादा हमें दिन के टाइम स्पेशली, क्योंकि हम देखते हैं कॉलेज भी उधर ही हैं, स्कूल्स भी हैं, तो वो उस हवाले से भी हमें बहुत ज्यादा जो है वो इस मसाइल का सामना रहता है कि लाजमी हम लोगों के। अच्छा, फिर हादसात भी हो जाते हैं समटाइम तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हादसात भी। अच्छा, उसमें फिर अब इसकी कंट्रोल कार्डियोलॉजी अस्पताल है, इसका भी रिसेंटली यूं हुआ कि जो वहां पर जो पार्किंग स्टैंड वाले थे उनके जो अपना जो ओवर चार्ज कर रहे थे उसकी वजह से जो अस्पताल की इंतजामिया थी तो उनने उन्हें मुअत्तल कर दिया, उनके साथ जो मुआहिदा वगैरह था। इसी तरह से बिल्कुल आप कार्डियोलॉजी के बाहर सामने एक मैरिज हॉल है, उसमें एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, कोई उसकी रोकथाम नहीं। तो इस तरह से हम जब मुतलका इदारों के पास जाते हैं, अब हम जब कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग्स के अंदर है, शादी हॉल के अंदर है, शॉपिंग मॉल्स में, उसे एमडीए देखेगा। जब एमडीए के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास तो कोई इख्तियारात नहीं है, कोई पार्किंग स्टैंड की हम ना इजाजत दे सकते हैं ना हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कॉर्पोरेशन, फिर कॉर्पोरेशन कहेगा कि बिल्डिंग का नक्शा जब उनने अप्रूव किया तो उन्हें चाहिए था कि वो इस चीज को देखे थे, उस चीज को रेगुलेट करते। तो इस तरह से इदारे एक दूसरे पर फेंक के
बेसिकली चीजों को जो है बस नजर अंदाज हाँ, करवा नजर- देते हैं, जबकि हमें पता होता है कि कहाँ से मतलब हर पार्किंग स्टैंड से क्या क्या वो बेसिकली जो कुछ वसूल अफसरान कर रहे हैं, हैं हाँ। वो वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर तो मतलब ये पार्किंग स्टैंड चल नहीं सकते। तो अच्छा, आप निश्तर रोड पे भी चले जाएं तो वहां पर भी आपको रोड, अब तो देखे ना जिन्होंने प्लाजे, वहां पर भी आपको रोड, अब तो देखे ना जिन्होंने प्लाजे बनाए हुए हैं जहां पर डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं, चीजें, वहां पर थोड़ी सी भी जगह होगी तो वहां पर भी आपकी पार्किंग के हवाले से, हालांकि वो जगह पार्किंग की फ्री होगी, बट वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर भी आपको यही कि आपने पहले जो है वो पर्ची लें, 50 रुपए हर गाड़ी को देखते हुए उन्होंने अपने ही एक जो है वो लगाए हुए होते हैं चार्जेस, और उसके साथ ही आप वो वसूल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, दूसरा फिर इसमें ये हो जाता है कि हमने देखा है मुतअद्दिद बार कि कुछ पार्किंग स्टैंड बंद हुए, उन्हें सील किया गया है, कुछ दिन के बाद मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद उन्हें खोल दिया जाता है। तो क्यों खोल दिया जाता है जबकि वो वैसे ही इलीगल हैं? आपने जिस मतलब कानून के तहत सील किया कि वो जगह प्राइवेट थी, उधर वो वसूली कर रहे थे लोगों से, तो उस तरह से अगर आपने एक सील किया एक चीज को, आपने उन पे FIR भी काटी, सब कुछ किया, फिर उन्हें आप डीसील कर रहे हैं, फिर बेसिकली ये तरीका होता है कुछ अफसरान का कि अपना जो उनका भत्ता उन्हें वसूल होता है उसे ज्यादा बढ़ाने का। अच्छा, और उसके बाद जो लीगल पार्किंग स्टैंड्स की भी हम बात करें तो लीगल ऑपरेशन के रूल्स के मुताबिक हमने अभी इनके रेगुलेशन ऑफिसर हैं नईम खालिद, उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो इधर चार्ज किया जा सकता है बाइक्स और गाड़ियों का, वो कितना किया जा सकता है। उन्होंने कहा बाइक्स साइकिल का 5 रुपए, बाइक्स का 10 रुपए, गाड़ियों का 20 रुपए तक किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके बरक्स है, आप अगर बाइक्स का 30 रुपए होता है, इसके बरक्स है, आप अगर बाइक्स का ही देख लें तो 30 रुपए होता है, गाड़ियों को देख लें 50 से 70 रुपए, इतना चार्ज किया जा रहा है। कई जगहों पे 70 रुपए ऐसे ही, बिल्कुल इस तरह से इतना चार्ज किया जा रहा होता है। तो ये हमारे कारपोरेशन के इदारे की सबसे बड़ी नाअहली है। इसमें जो जितने भी मुतल्लिका अफसरान, कमिश्नर मुल्तान हो गए या जितने भी हो गए, तो उनसे यही बारहा गुजारिश की है कि इस चीज को देखें, आवाम को भी इससे बड़ी परेशानी होती है और ये माफिया आवाम की जेबें अच्छी तरह से खाली करवा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इससे मजीद भी हम बात करते हैं, सर वकास से जानते हैं, वकास क्या लाइफ के प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा हुआ है, आगे शायरी को ही कंटिन्यू करना है या कुछ और करना है? शायरी को तो कंटिन्यू करना है, जैसे मिर्जा गालिब ने कहा था कि छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, तो ये वो चीज़ है जो छोड़ी नहीं जा सकती। और अहले हर्फ जो हैं, अहले ज़बान जो हैं, उनका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ हमेशा सदाकत के साथ रहना चाहिए, और तो बिल्कुल डट कर जो है अपने हरफों की हिफाजत भी करनी है, क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, कसम है मुझे कलम की और अहले कलम की। तो अपने कलम का पास भी रखना है, इंशाअल्लाह सच्ची शायरी भी करनी है, लोगों के जज्बात को जो है मुनफिल भी नहीं करना, उन्हें यकजा करना है, उन्हें समझाना है, बताना है कि फूल, खुशबू, रंग, मौसीकी ये हमारी चीज़ें हैं, जबकि बारूद, धमाके और ये जो है हमारे मकसद की नहीं है। अच्छा, ये बताएं जो सीनियर शोरा होते हैं वो भी हेल्प आउट करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल हेल्प आउट करते हैं, बिल्कुल हेल्प आउट करते हैं। जितने भी उनके साथ वक्त गुजरता है तो वो जो है हमें बताते रहते हैं साथ साथ, और सिर्फ ये नहीं कि वो शायरी के बारे में हमें बताते रहें कि ये मिसरा जो है ये आप तब्दील कर लें या इसको वज़न औज़ान में देखें, बल्कि वो हमें ख्यालात देते रहते हैं, नए नए तजर्बात देते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं शायरी के लिए क्या जरूरी है, क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? शायरी के लिए सिर्फ जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा जज्बाती और हसास भी होना चाहिए। उसके अलावा हम जो खुद ख्याल करते हैं, मुमकिन है ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मुमकिन है ऐसा ना हो, इल्मी सतह पर भी जो है उसको कुछ ना कुछ सबकत होनी चाहिए, साथ साथ जो है उसको अपने माशरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, असल क्या है, या हमें ये चश्मा पहनाया जा रहा है या ये हकाइक हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है ना उसे पता होना चाहिए इन चीज़ों का। सही है। अब क्या सुना रहे हैं आप हमें? मेरी एक नज़्म है उरूज ज़िवाल, ये मेरी पहली नज़्म थी जिसमें मुझे शुरा ने बहुत ज़्यादा दाद दी थी और मेरे लिए एजाज़ भी है। सही। ये किस्सा यार एक बंदे दा है, आहदा हा मैं उचते चढ़सा, मेहनत करके अपिड़ गया हा, लेकिन आप को आप बनैसी, मन विच मैं कुआण बिलहैसी, रोहते चढ़ के भेक को भूल गए, उचते खड़ के झिक को भूल गए,
شاہر تے جیندا روب ہوندا ہا اج کتھوں دا سایہ لاتھے واہ عبرت گھینی غاصب کولو منہ دے بھرنے آیا لاتھے. واہ کیا بات ہے. یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے وہ کہتے ہیں جیسے عروج کو ایک زوال جی ہوتا بالکل. ہے, ہر عروج کو زوال جی. ہوتا ہے, تو یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے آگے اسی سائیکی میں ہی اس کو کنٹینیو کرنا ہے؟ سرائکی بھی جو ہے جاری رہے گی انشاءاللہ. اگر اردو کی طرف آ بھی گئے تو سرائکی تو جاری رہے گی. پہلی چوائس سرائکی رہے گی. صحیح ہے. اچھا جتنے بھی نئے جو شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں, شاعری کرنا چاہتے ہیں نوجوان, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا چیزیں یہ کہتے ہیں کہ ٹپس ہوتی ہیں, کیا کہیں گے؟ ٹپس میں بیسک ٹپ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹڈی, اپنے سینئرز کو پڑھیں, اپنے فیوریٹ پوئٹس بے شک ان کو کلیکٹ کریں, اپنا انتخاب رکھیں, پھر جو ہے اپنا ویژن دیکھیں آپ نے شاعری میں کیا جو ہے حاصل کرنا ہے, کیا لوگوں کو دینا ہے, آپ نے اپنا نام کمانا ہے یا آپ نے لوگوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہے. پروگرامز میں آ جانا یا مشاعروں میں چلے جانا, واہ واہ کر لینا, میرے خیال میں کہ یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ جو لوگ آپ کو اسٹڈی کریں, سمجھیں. مثال کے طور پر مرزا غالب یا علامہ اقبال, انہوں نے کوئی مشاعرے نہیں پڑھے تھے, ان کو وہ کوریج یا وہ پروٹوکول نہیں ملا تھا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے. لیکن آج بھی ان کا جو سفر ہے, جو علمی سفر ہے, جو شاعری ہے, وہ چل رہی ہے, نسلوں تک آگے بھی چلتی رہے گی. جتنا سالڈ کام ہوگا, تخلیق جتنی بھی سالڈ ہوگی, وہ اتنی زیادہ ٹینیور کے لیے چلتی رہے گی. بالکل ایسے ہی. وہ اچھا کام اور آپ کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے انسان. اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے, ان سے سنیں گے. ناظرین ابھی ہم نے چانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جان لیتے ہیں شہر میں محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کی تفصیل جانیں گے. آن کیا چل رہا ہے اس ٹائم, کیونکہ اس حوالے سے بھی اب تیاریاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں محرم کے حوالے سے بھی. جی, محرم کے جو ترقیاتی کام ہیں اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے تو ٹینڈر ایشو کر دیے گئے ہیں. کام جو ہیں ان کی لسٹ نشر کر دی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی تو سولنگ کے کام ہے اور اسٹریٹ ایل ای ڈیز کے کام ہے جو محرم روٹ میں آ جاتے ہیں جہاں سے جلوس وغیرہ نے گزرنا ہے, تو وہاں پر جو پراپر لائٹ کے سسٹم ہے اسے دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ٹف ٹائل تھوڑی سی لگنی ہے یا پھر اپنا امام بارگاہ جو ہے ان کی جو ریپیرنس ہے اسے دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر کارپوریشن کے پاس بھی تقریباً کچھ ٹینڈر ہے, تو وہاں سے کارپوریشن بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اوور آل ملتان ڈسٹرکٹ میں یہ کام کافی, اور جو محرم کا ویسے کام ہوتے ہیں اس میں پھر اپنا جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر بھی ڈیلی پھر جا کے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بہت شارٹ پیریڈ کے لیے کام آتے ہیں اور انہیں بہت جلدی محرم سے پہلے انہیں کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو عزادار ہیں جب وہ جائیں گے مجلس میں جائیں گے, جلوس میں جائیں گے, تاکہ انہیں اس روٹ سے پریشانی نہ ہو. تو اس حوالے سے ان کام کو کیا جاتا ہے. کام تیاریاں چل رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بات کریں, جس طرح ہم آئے روز کی بات کریں کہ ہماری اس ٹائم جو ملک کی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس کی وجہ سے ہمارا پورا ملک کا جو ایک نظام ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. ساتھ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریز ہماری جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگوں کا روزگار کا سلسلہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے, دن بدن پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے, جو تاجر حضرات ہیں ان کا کیا کہنا ہے, ان کی کیا اس ٹائم صورتحال ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. اس ٹائم اگر بات کریں تو جب تک ملک کی جو ہمارے سیاسی حالات ہیں اس طرح سے انسٹیبل رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہماری معیشت تو سٹیبل نہیں ہو سکتی. اب جس طرح سے جو صنعت کار ہیں یا تاجر ہیں ان کے اب ریسنٹلی جب ہمارا وفاقی بجٹ آیا تو اس میں کافی ریلیف انہیں شو کروایا گیا. اس کے بعد پھر صوبائی بجٹ آتا ہے 4 مہینے کا. اب صوبائی بجٹ میں بھی انہیں اس طرح سے تھا کہ ریلیف انہیں شو ہو رہا تھا, لیکن پھر بھی جب آپ ایک سیکٹر کو تھوڑا بہت ریلیف دے بھی رہے ہیں لیکن مہنگائی جو ڈالر ہے وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اب جس طرح سے آپ آٹو, کل ڈالر میں تھوڑی کمی آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بات کریں جہاں پر تھوڑی سی کہیں آتا ہے نا کہ اچھا ڈالر میں کمی آئی ہے تو لوگ تھوڑا بہت خوش ہو جاتے ہیں, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, لوگ خرید لیتے ہیں. لیکن کیا اس کے بعد بجلی مہنگی کر دی گئی نا, آپ دیکھیں 1 روپیہ کچھ پیسے جو ہے وہ دوبارہ سے یونٹ اس میں بڑھا دیے گئے ہیں, اور بجلی دن بدن جو ہے وہ
महंगी करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें जिस तरह से अब डॉलर को थोड़ा सा भी गिरेगा, लोग खरीद लेते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर उससे ज्यादा गिर जाता है। मतलब डॉलर आप देखें ना, अब जिस पीक पर चला गया है, आज से तकरीबन 2 साल पहले देखें, तकरीबन इसका आधे पे डॉलर तब था। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर वैसे मैं बात करूं तो अब जो इन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि उन पर थोड़ी सी ड्यूटीज कम की गई हैं 1300 सीसी गाड़ियों पे। अब अगर आप उसमें से देख भी लें तो 100 में से सिर्फ समझे 2% आपका एक चीज में रिलीफ मिल रहा है। बाकी तो डॉलर जब तकरीबन इतना महंगा हुआ है तो डॉलर की वजह से चीजों पे तो वो फर्क वैसा नहीं आएगा। इस टाइम गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हमारे जो जीडीपी है एक तो उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो, और उसके साथ साथ जो डॉलर है उसे भी स्टेबल किया जाए। बाहर मुल्क से जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्हें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में भिजवाएं। और हमारा एक ये मसला, सबसे बड़ा मसला है कि हमारा मुल्क, हम अपनी इकॉनमी, हमारी जीडीपी नहीं देखते। हम कहते हैं कि हम लग्जरी लाइफ गुजारें, जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम इंपोर्ट कर करके ना हमारी यहाँ कोई अपनी प्रोडक्शन में गाड़ी आ जाती है, ना कोई इस तरह की चीज़। इवन कि हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करके कर रहे हैं, चीज़ें भी हम वहाँ से मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो डॉलर है वो उसका जो एक जो सिलसिला है वो वैसे रहेगा। अच्छा, दूसरा जिस तरह से कमी की बात है ना, तो ईद के मौके पर ना, ईद पर जो डॉलर होता है वो वैसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है कम, क्योंकि वो जो जितने भी ओवरसीज होते हैं वो अपने घर वालों को जो भिजवाते हैं पैसे वगैरह ये वो, तो उसकी वजह से थोड़ा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा खासा इस पे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रोज़गार है काफ़ी वर्कर्स का वो बंद हो जाता है, घर का चूल्हा बंद हो जाता है उनका। तो इस तरह से बजट के हवाले से भी अगर बात करें तो काफ़ी सनतकार कह रहे हैं हमें रिलीफ तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा तो ये रिलीफ बेमानी है। और फिर यहाँ पर देखें ना, जिस तरह इंडस्ट्रीज जितनी तेजी से बंद हो रही हैं उससे लोगों का रोजगार तेजी से बंद हो रही हैं, उससे लोगों का रोजगार, काफी लोग जुड़े होते हैं ना एक घर के। आप इसमें देखें रोजगार जिस तरह लोगों का जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई शदीद होगी, तो लोगों का जो आम एक इंसान है उसके ऊपर उसके असरात बहुत ज्यादा है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा, बहुत ज्यादा इस हवाले से लोगों का सामने आया कि लोगों ने खुदकुशी जो है वो एक मामूल बन गया था कि अपने इवन के अपने घर वालों को भी वो मार रहे हैं, खुद भी खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये सिलसिला भी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हमें इन चीज़ों को भी इस पे हमारे हुक्मरानों को स्पेशली सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही आपसे मजीद भी कुछ सुनेंगे, क्योंकि हमारे मसाइल और चीज़ें ये तो साथ साथ चलती रहेंगी। क्या सुना रहे हैं? अच्छा, ये कोई दोस्त कहते थे, वैसे तो उस कैफियत में है, वो कहते थे कि आपकी शायरी में जो है वो महबूब ज़्यादा नहीं नुमाया नज़र नहीं आता। तो उस हवाले से ये नज़्म है। मैं कोई यार आखे तुसा क्या लिख दो, ई रीत रिवाज समाजें कूं, ई जुल्मत कूं, ई गुरबत कूं, कज फहम दे नाल मुथाजें कूं, तुसा क्या लिख दो, तुसा क्यों लिख दो। क्या प्यार दे थोड़े रंग होंदन, क्या इश्क दे पहलू घट थी गन, क्या वंगा सुर विच नहीं ढल जा, क्या शब को चानिया नहीं बल जा, क्या जुल्फां दे वल नहीं भांदे, क्या शब को चानिया नहीं बल जा, तेरी लैला तैकू भूल गई है, पते वसदी पई या रुल गई है। उनदे नाल मुखातिब थिया हम, उनको याद हुसी मैं आख्या हा, हुण मौसम रंगत नहीं देंदे, हुण बेली संगत नहीं देंदे, ए पत्रे खुशबू साविल वी मेरे दिल को भाणी नहीं थींदी, क्या शाहें दे शाहकार लिखा मेरी रोटी हाणी नहीं थींदी। मेरे चार चधारो जुल्मत थे, मेरे चार चधारो गुरबत थे, कोई प्यार दे रंग भी थोड़े नहीं, इत हीर दे झंग भी थोड़े नहीं। अच्छा वंगा सुर भी देंदियां हैं, वल इश्क दे पहलू ढिग सारन, हर रात को चांदनी थींदी है, मेरी लैला हाली जींदी है, पर मैडा कारी माफ करें, खुद आदिल बन इंसाफ करी, मेरे कन विच चीकां धाड़ा हिन, मेरी खल्क दे हां विच बाड़ा हिन, उड मौली फतवे लई वेंदे, इंदे औखे राह हिन तऊं औखे, इंदे ढेर गुनाह हिन तऊं औखे। मैं अपने गम को वेचां चा, मैं अपने जम को वेचां चा, मैं हर अख पुर नम को वेचां चा, मैं लौह कलम को वेचां चा, जे तई नहीं खलकत सुख घिंदी, मैं कहीं ते आशिक नहीं थींदा, तू इश्क ते लिख, बस इश्क ते लिख, मैं यार मुनाफिक नहीं थींदा। वाह, क्या बात है।
یہ ظاہر سی بات ہے، شاید جس طرح آپ نے بات کی کہ حساس ہوتا ہے، پھر جذبات کو، ظاہر سی بات ہے جو ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی کیفیت، لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے وہ پھر اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر دیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی، اور یہ ہماری تاریخ میں رہا ہے، پاکستان کا خاص طور پر جو ہے، اگر آپ فیض احمد فیض سے دیکھیں، احمد فراز سے دیکھیں، تو یہ سلسلہ، یہ کڑی چلتی آ رہی ہے کہ اول میں احمد فراز نے بھی کہا تھا کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، لیکن آخر کو انہوں نے بھی ایسی شاعری کی کہ دربار، اب فن میرا دربار کی جاگیر نہیں ہے، اب دل پہ جو گزرے گی وہ دو ٹوک کہوں گا، اب میرے قلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے. تو آخر کو انہوں نے بھی جو ہے اپنی مخلوق کے لیے، اب میرا ہنر ہے میرے مخلوق کی دولت، تو آخر کار جو ہے دھارے میں آنا پڑتا ہے آپ کو. اپنے لوگوں کے دکھوں کو جب تک آپ اپنے اوپر نہیں پہنتے تو آپ مکمل شاعر نہیں بن سکتے. شاعری میں بھی بڑا دم ہوتا ہے. آپ شاعری ایک بہت بڑی آواز ہے لوگوں کی، جب اس میں بیان ہوتی ہے تو لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. وہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی روئی ٹی وی کا تو میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں، ایک بار پھر ان کا شکریہ. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب مجھ جیسے دوست جو ہے، اہل قلم یا اہل علم دوست جب یہاں پر بیٹھتے ہیں تو روحانی طریقے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود وہاں پر موجود ہیں. وہ ان کی پذیرائی ہماری پذیرائی ہوتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے شو. بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اظہر سلیم کملانہ صاحب، جو کہ ایکس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر کریم اللہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ملتان ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور لوگوں کی جان بچانے میں اور لوگوں کی ہیلپ کرنے میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہم بھی جب بھی دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کے حادثات کا، کبھی بھی روڈ پہ ہو، کچھ ایمرجنسی ہو، تو اس میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ریسکیو 1122 کا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جی ہم اظہر صاحب سے بھی جانیں گے اس ٹائم، ایک تو ہم نوجوانوں کے جو وکلا ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں، انہوں نے کیا کیا اپنے کام کیے ہیں، ان کاموں کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوگی. تو سر عید کیسی گزری آپ کی؟ عید کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں آپ سے. عید بہت اچھی گزری جی، اور بڑی خوشی ہوئی اس دفعہ. بڑے مینیجڈ عید تھی، اور آپ لوگوں کے شوز جو تھے وہ بھی بڑے خوبصورتی سے مینیج کیے گئے. تو الحمدللہ عید بڑی اچھی گزری ہے اس دفعہ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ کی سب سے پہلے تو ہم جرنی کے حوالے سے جو ہے وہ جانیں گے. آپ کی جرنی کیسی رہی؟ آپ نے کیا کیا کام کیے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جی، جس وقت میں نے ایڈوکیٹ جنرل آفس جوائن کیا تو اس وقت میں نے وہاں جا کے یہ دیکھا کہ ہم کیا ایسی چیز ہے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم اگر کسی عہدے پر یا کسی جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں تو ہم اس شعبے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو وہاں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بات بڑی عرف عام ہے کہ ہماری عدالتیں پراپرلی کام نہیں کرتی، یا وہاں پینڈنگ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہزاروں میں لاکھوں میں گنے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیوں ہیں اور ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو میں نے جس وقت یہاں اپنا آفس ٹیک اوور کیا تو ہم نے ایک 120 ڈے پلان بنایا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بنیادی طور پر یہ جو کیسز جن کو ہم تعداد میں گنتے ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے میٹنگز کی، ہم نے کورٹس کے ساتھ بھی میٹنگ کی، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کا ایک بنیادی کردار ہے، وہ ایک پل کا کام کرتا ہے حکومت میں اور عدالت کے درمیان، اور تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم لوگ پراپرلی اسسٹ کرنے لگ جائیں، ہمارا آفس اگر پراپرلی کام کرے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اس لوڈ کو کم کر سکتے ہیں. تو اس میں عدالتوں نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا. پھر ہم نے میٹنگز کی ان اداروں کے ساتھ، ان سے پوچھا کہ ان کے کیا مسائل ہیں، کیوں اتنی پینڈنسی ہے. کیونکہ موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو 60 to 70% جو کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ اگینسٹ گورنمنٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں کے خلاف ہوتے ہیں. کسی کے اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے، کسی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے،
कुछ सरकार की जमीनों का मसला है, उस पर हमने काम किया। 120 डे प्लान में हमने बहुत सारी मतलब अरबों में जिनकी वर्थ थी वो हमने रिट्रीव करवाई। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चले, तो हमने इस तरह से किया कि हमने कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो थे उन ऑफिसेज के उन लोगों को, सेक्रेटरीज को, डीसीज को, उनके साथ हमने एक लाइजन डेवलप किया कि वो हमें बताएं कि उनकी कौन सी चीजें ज्यादा देर से पेंडिंग है और उसमें हुकूमत का क्या नुकसान हो रहा है, और अगर उन चीजों को हल कर दिया जाए तो हमें क्या फायदा होगा। तो हम उस पे चले तो हमें उसके बड़े पॉजिटिव नताइज मिले, और 120 डे प्लान में हमने बहुत सारे मतलब मोर देन 2000 के हम अगर देखें तो हम पर वीक उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे केसेस को। और हमने देखा कि ये केसेस जो तादाद बताई जाती है ये एक्चुअली उतनी होती नहीं है। होता ये है कि एक इशू, लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कोई ट्रांसफर का इशू है, तो वो अदालत में आता है, वो ट्रांसफर के उसी तरह के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। अब उसमें करना कुछ भी नहीं होता, एक सेम नेचर की एक ही हमने जाके एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जाके एक असिस्टेंस देनी होती है कोर्ट को, और उस एक असिस्टेंट अगर हम वो प्रॉपरली दे दें तो हम सैकड़ों की तादाद में अपनी एक ही बहस में, अपनी एक ही डिस्कशन में उन केसेस को खत्म कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वो कंपाइल किए मामलात, उन कंपाइल करने के बाद हम चले और एक एक को लेकर चलते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के साथ 120 डेज प्लान पे हमने काम किया और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट निकले। और अब जब मैं छोड़कर आया उस ऑफिस को तो मेरी एक ख्वाहिश ये है कि उसी तरह से अगर चलता रहे तो हम अपने इस सिस्टम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं अगर हम उस सिस्टम को कंटिन्यू करें। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि वो सिस्टम जो एक बन जाता है उसके बाद फिर उसको मेंटेन करना, उसको आगे लेकर चलना थोड़ा कम हो जाता है। फिर अगर आप दूसरा एक से जैसे हुकूमत की मिसाल ले लेते हैं, तो एक हुकूमत कोई अच्छा काम करके जाती है तो वो उसके बाद उसको कंटिन्यू करने की बजाय दूसरी हुकूमत आकर उसको वहीं पे ब्रेक लगा देती है। लेकिन जी मैं आपको बताऊं, मेरा भी इस तरह की जो आपने बात की है ऐसे ही जज्बात हुआ करते थे जब तक मैंने हुकूमत के ऑफिस को नहीं संभाला था। वहां बैठकर मैंने देखा, मैं अब इस चीज पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि अगर जो इंसान बैठा है, जो सीट पर बैठा है, अगर वो करना चाहे तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि हम पॉजिटिवली दे सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये सोचकर, जब हम किसी सीट पर जाते हैं तो हमें ये सोचकर जाना चाहिए कि हमें इस मुल्क ने जो चीज दी है, हमें जो तालीम दी है, हमें जो तरबियत दी है, हम इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम उस पर चले तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मजीद भी आपसे जानते हैं, सर से जानते हैं, क्योंकि सर तो माशाल्लाह से 13 साल से जो है वो अपने इस रेस्क्यू 112 के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, बतौर ऑफिसर अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। और सर ईद कैसे गुजरी आपकी? क्योंकि मैं समझती हूँ आप लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपने हर जगह ईद के दिनों में भी आपकी ड्यूटियां जो है वो बरकरार होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी ईद इन जैसी तो नहीं हो सकती मैं नहीं कह सकता कि बहुत कैजुअल से गुजरी है, बल्कि मैं आपको रूटीन बता दूं कि इन ईदों में, पिछली 2 ईदों से हम लोग कोई 1 घंटा भी अपनी फैमिली को नहीं दे पाए ना। इस दफा मुल्तान में मैं आपको बताऊं एक मेजर ड्राउनिंग रिपोर्ट हो गई थी शुजाबाद में, आपने भी सुना होगा। कोई 9 नौजवान थे, नहाने के लिए दरिया पे चले गए, वहां पे वो डूब गए, जिनमें से 7 को बचा लिया गया, 2 अंदर डूब गए। उसके लिए 2 दिन हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें मैं अपने ऑफिसर्स बाकी लोगों के साथ हम टीम लेके शुजाबाद गए, डे नाइट वहाँ काम किया, वो बॉडीज निकाल के दी। उसके बाद दरिया सतलुज में ड्राउनिंग हो गई, उस नौजवान को निकाल के दिया। हमारी ईदें, हमारी खुशियाँ तो जाहिर है लोगों के साथ हैं, ताकि वो सेफ हों, और बस हमारी ये ईदें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल शुक्र अल्लाह का ठीक गुजर गई। सही। अच्छा, इतने अरसे में आपने क्या देखते हैं, किन चैलेंजेस का आपको ज्यादा सामना करना पड़ा? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं हमारे ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत सारे हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा भी होते हैं। जो रेस्क्यू 112 की अपनी जो खिदमात हैं, जो अपनी चीजें हैं, उनके वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, रेस्क्यू 1112 बेसिकली ना एक इमरजेंसी मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये कोई भागती दौड़ती गाड़ियां दिखाने वाला कोई फ्लीट नहीं, इदारा नहीं। ये तो एक पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम लोग न सिर्फ इमरजेंसीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम सेफ्टी की भी प्रमोशन कर रहे हैं। बाकायदा एक एक्ट के तहत हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब इसे लेकर आए, और जब इसे इम्प्लीमेंट करवाया और दुनिया से मनवाया तो अब लोगों को पता चल रहा है कि ये तो कोई एक शाहकार है। अब इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हम लोगों ने ये एम्बुलेंसेज, उसका एक शोबा है छोटा सा जो ट्रामा मैनेजमेंट करता है, हादसात को डील करता है। इसी तरह हमारी
लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस शुदा फायर टेंडर्स वाली एक सर्विस है, जिसे फायर सर्विस, मॉडर्न फायर सर्विस है हमारी। कॉम्प्लिकेटेड रोड ट्रैफिक के हादसात डील करने के लिए हमारी रेस्क्यू सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे पास टूल्स हैं, किट्स हैं, चीज़ें हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के इश्यूज आते हैं तो वहाँ हम लोग गुजारे जाते हैं। फिर डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए हमारी डिजास्टर को डील करने की टीम है। आप सुनते होंगे आए रोज कि सैलाब आ गया और फिर यही पता चलता है कि बंदे भी निकल गए, कोई बंदा डूबा नहीं। तो ये 2010 के बाद सैलाबों में आपको कभी भी नजर नहीं आया होगा कि लोग सैलाब के पानी में डूब गए हैं। तो आखिर उसके पीछे कुछ लोग तो हैं ना, काम तो कर रहे हैं, वो यही टीम है। बेसिकली ये आपको एक सिस्टम मिला है, ये अल्लाह की तरफ से निमत मिली है, जिसके तहत आप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उनकी मदद ले सकते हैं, और स्पेशली वो इमरजेंसी जिसमें आपकी जान को खतरा है। और इमरजेंसी तो जाहिर है फिर ऐसी इमरजेंसी जहाँ जान में खतरा हो और आपकी मदद के लिए कोई पहुंच जाए, तो आपको उससे बड़ा तो मौसम कोई नहीं लगता। अगले आपके सवाल की तरफ आता हूँ, आपके चैलेंजेस। बढ़ती हुई आबादी के साथ, बढ़ते हुए मसाइल के साथ चैलेंजेस तो हर इदारे को फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि हर लिहाज से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं या हमारी मुकम्मल तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है, तो ये एज पर नीड है, एज पर टाइम बढ़ता रहता है। मैं मिसाल दूं, एक तो 2008 से मैंने सर्विस को ज्वाइन किया, स्टार्ट में लाहौर में हेडक्वार्टर में, देन मुल्तान में स्विच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 16 इयर्स कंप्लीट हो गए, मेरी आधी जिंदगी इसमें मुकम्मल हुई। तो मुल्तान आज लकीली कह लें कि यहाँ सर्विस 15.5 साल की अचीवमेंट्स को हम आज एंजॉय कर रहे हैं या कहें याद कर रहे हैं। तो आज आपके पास भी इसलिए भी हाजिर हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 15.5 साल की अचीवमेंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैलेंजेस ज्यादा यही हैं, बढ़ते हुए हादसात, लैक ऑफ अवेयरनेस, और खुदा न खास्ता अवेयरनेस है भी सही तो फिर जानबूझ के उस पर अमल ना करना। जितने भी रूल्स हैं, जो भी जिस इदारे ने बनाया, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रूल्स बनाए हैं, लोग अमल नहीं कर रहे, खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है, हमें भी भुगतना पड़ रहा है। शायद सिटी ट्रैफिक के दोस्तों के पास तो अख्तियार है कि वो उनका चालान कर दें, लेकिन मुझे बताएं, जब वो उस सेफ्टी पे अमल नहीं करता और मुझे हादसा जब मैनेज करना पड़ता है, मैं तो उनका चालान भी नहीं करता। मैं तो उनकी मदद भी करूंगा और साथ में उन्हें रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज यार ऐसा ना करो, इससे आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लैक ऑफ कॉपरेशन ऑन साइड ऑफ कम्युनिटी इज द बिग चैलेंज। यहाँ पे लोग फिर कॉपरेट भी नहीं करते, अंडरस्टैंड भी नहीं करते, ये सबसे बड़ा, ये भी एक कहते हैं, मैं कहती हूँ मुश्किल कभी नहीं है ये बात, ये चैलेंज यही मसला। सही है। तो आपकी जर्नी जो रही वो आपकी मतलब जो है, आप कैसे कनेक्टेड हो? आपका खुद का एक शौक था इस तरफ आना? जी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं मैनिस्टेरियन हूँ, मुल्तान में ही मैंने MBBS किया। मोस्टली हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट की जो कमांड है ना, वो प्रोफेशनल्स को दी है। सही। सर का ये मानना है और ये हकीकत भी है कि ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे एडवोकेट्स हजरात, जितने भी मैनेज करने वाले, ये अच्छे मैनेजर्स साबित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा होता है, फिर फ्रेंडली भी होते हैं, ये चीजों को बड़ा लाइट वे में लेके चल रहे होते हैं, रियलिस्टिक और जस्टिफाइड तरीके से लेके चल रहे होते हैं। अब बेसिकली हमें एक ऐसी सर्विस रन करनी थी जिसने इमरजेंसियां मैनेज करनी थी। मेरी बात सुनिए, जो लोग इमरजेंसियां मैनेज करते हैं ना, अगर उनके अपने दिमागों में इमरजेंसियां चल रही हों तो फिर वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अपनी तमाम टेंशन, अपनी परेशानियां, आपकी हर चीज आपको अपने साइड पर रखकर और आपको अपनी जज्बात पर कंट्रोल करके आपको अपने जो है एंगर को भी। लेकिन मैम साथ के साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमें एक और चीज, एक लफ्ज आपने सुना होगा सिंपैथी, और एक होता है इम्पैथी। हमें बड़ा इम्पैथिक होकर चलना पड़ता है। हमदर्दी तो सारे लोग कर लेते हैं ना, हादसा देखे वो बड़ा नुकसान हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, हमें वो नहीं चाहिए। हम रेस्क्यूअर्स को ना डीजी साहब ने इम्पैथिक कर दिया। वो कहते हैं बेटा आप ऐसे फील करो, ये हादसा आपके साथ हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे। मैं रियली आपको बताऊं, बड़ा मजे की एकदम उन्होंने ऐसी बात की। उनके बेटे बात ये है कि आप अपनी बहन बेटी के साथ मोटर बाइक पे जा रहे हो, अक्सर आपने देखा होगा हादसे होते हैं, दुपट्टे फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस वक्त तो हमारी बेटी अगर रोड पे गिरी पड़ी है तो मैं अपनी बहन के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं चादर अरेंज करूंगा, बिल्कुल ऐसे, मैं पर्दा अरेंज करूंगा। जब उस रेस्क्यूअर के दिन में ये बात आती है, ये मेरा विक्टिम नहीं है, ये मेरी बहन है, फिर सर्विस डिलीवरी नहीं होती।
फिर इबादत होती है। बिल्कुल ऐसे और जब इबादत होती है तो फिर सवाब भी मिलता है, उसकी अता होती है, फिर दिलों में प्यार आता है और फिर इसी तरह रेस्क्यू सलाहियत कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जाहिर ये सब चीजें होती हैं, ये भी बात आ जाती है, आपकी तरबियत भी की जी, जाती है, आपकी बिल्कुल। मुकम्मल ट्रेनिंग होती है, आप उसको लेकर भी चलते हैं ताकि आप और लोगों ये हमारी ना बाई गॉड मैं बताऊं, ये हमारी लिवलीहुड नहीं है, ये हमारी नौकरी नहीं है। मैंने जब ज्वाइन किया ना तो मेरे दोस्त जो डॉक्टर्स थे, मैं फ्रैंक बता रहा हूँ आपको, कहते थे उस वक्त ज़ाहिर है ग्रीन यूनिफॉर्म लोगों के लिए नहीं थी, हाँ तो मुझे कहते कि गार्ड भर्ती हो गया है, मजाक कर रहे थे, वो क्लीन कोई गार्ड भर्ती हो गया। मैंने कहा यार नहीं, मैं कुछ दिनों में बताऊंगा। ट्रेनिंग चली, कैडेट के साथ भागे, सारों ने सेम ट्रेनिंग की, जंपिंग, रनिंग, रिपेलिंग। ये जो आप हमें अगर देखती है ना बाकी लोगों की तरह, अब मैं ज़ाहिर उम्र में इनसे बड़ा हूँ, बट रनिंग भी करूंगा, माइल भी करूंगा, इनके साथ दौड़ूंगा, फिटनेस नौजवानों के साथ रखने के लिए। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया है कि इस रोजी भी रख दी, उसमें इबादत भी रख दी और बरकतें डाल दी। एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर, यानी जैसे प्रैक्टिस वाले डॉक्टर होते हैं, उसको जब मैं नोट करता हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखें, मैं अपने आप को जब जज करता हूँ कि मेरे बाकी दोस्त जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी काबिलियत कहाँ है और मेरी कहाँ है, लोगों में पेनिटेशन कहाँ है, शोहरत कहाँ है, तो मैं तो शुक्राने से सर उठा ही नहीं पा रहा हूँ कि अल्लाह पाक मैंने जब अपने आप को पेश किया है लोगों की खिदमत के लिए, और मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने भी स्टाफ हैं, यकीन करें अल्लाह पाक आपका क्लियर है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही आपको जो है आपके लिए रास्ते जो है वो आसान कर देता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे भी जानूंगी, जाहिर सी बात है आप एक जितना अर्सा आपने काम किया, आपने क्या क्या मसाइल देखे? मैं क्योंकि इसी शोबे से आया था, प्रैक्टिस करके आया था, तो मैंने देखा था कि नौजवानों को प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। और दूसरी साइड पर मेरे ऑफिस में भी एक प्रॉब्लम था कि मुझे कुछ पढ़ने वाले लोग चाहिए थे जो मुझे किताबों से रिसर्च करके दें, वो जो मेरे पास वक्त की किल्लत की वजह से मैं नहीं कर सका। तो हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया कि हमने कहा क्यों ना इस तरह से करें कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, पास आउट होने वाले होते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया कि हमें अपने फर्स्ट 5 जो हैं टॉपर्स आप हमें दे दें। हमारे वकला के लाइसेंस के लिए इंटर्नशिप का पीरियड होता है 6 माह, और वही 6 माह उनके मुस्तकबिल को डिटरमिन करते हैं कि उन्होंने उस 6 माह में बेसिक सीखा है या नहीं सीखा। वो कहीं अपने वो दोस्तों के साथ वक्त जाया कर देते हैं, कहीं वो सियासत में, वकला सियासत में वक्त जाया कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि जो टॉपर्स हैं, हम बजाय इसके कि हम सिफारिश कल्चर भी खत्म हो जाएगा इससे और कोई हमारे ऊपर स्टैंप भी नहीं लगेगी, तो हम सिंपल करें कि फर्स्ट 5 जो होंगे वो आप हमें दे दें फॉर 6 मंथ्स। हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे जो कि थ्रू आउट द लाइफ उसके लिए एक अचीवमेंट भी है। और जिस वक्त वो 6 माह हमारे साथ, हमारे ऑफिस के रश ऑफ वर्क के साथ, हमारे लोड को जिस वक्त वो कैरी करना शुरू कर देगा, तो हमें ये एक यकीन था कि जिस वक्त वो बच्चा बाहर जाएगा, जिस वक्त वो फील्ड में जाएगा, जब वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा उन लोगों के जो कि इस तरह के सिस्टम में नहीं है। तो हमने ये काम शुरू किया, इसको काफी हमारे लिए भी ईज हुई। तो फिर हमने एक और चीज पे इनिशिएटिव लिया, वो खैर मुझे इतना टाइम नहीं मिला उसमें कि हम कर सकते। तो हमने ये देखा कि हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में वो तमाम ऑफिसेज मौजूद हैं। तो हम इनमें 5 तक क्यों महदूद रहे? हमारा, हम अगर प्राइवेट को नहीं कर सकते तो कम से कम जो गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उन लोगों से पूछें। अब देखें जी, जो हमारे फील्ड में आता है, सबसे पहले 2 चीजें देखी जाती हैं, या सिविल लॉ की तरफ आता है या क्रिमिनल, जिसे फौजदारी कहते हैं और दीवानी कहते हैं। हमारा ऑफिस बेसिकली, मेरा एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो डील कर रहा था दीवानी से, सिविल मैटर से। अब एक बच्चा है, उसकी ख्वाहिश है कि जी मैंने आगे चलकर फौजदारी में या क्रिमिनल लॉ में करना है, उसको हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं एज पर हिज चॉइस, या एज पर द डिसीजन ऑफ हिज सीनियर्स, जो उसके टीचर्स हैं वो देखें कि इसका एप्टीट्यूड जो है क्रिमिनल की तरफ है, उसको आप प्रोसिक्यूशन ऑफिस के साथ फर्स्ट 6 मंथ्स में अटैच कर दें। तो जिस वक्त हमने ये अपना आइडिया फ्लोट किया, तो गवर्नमेंट ने हमें कहा कि इस काम के लिए हमें लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो हम उसके पीछे भी लगे रहे कि आप अमेंडमेंट करें, क्योंकि जो हमारे बार काउंसिल्स होती हैं, हमारी पंजाब बार काउंसिल का जो होता है, तो
जिस वक्त एक लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी किसी ऐसे बच्चे को, ऐसे नौजवान को लाइसेंस इशू करेगी जिसको उसने खुद ही ट्रेन किया है, तो वो भी अपनी तरफ से ज़हनी तौर पर मेंटली एक एट ईज होगी कि ये उसका ट्रेन किया हुआ एक नौजवान फील्ड में आ रहा है। तो बहरहाल उसमें कुछ मुश्किलात थी, कुछ लोगों को उसमें सर्टन जो थे उसमें क्या होना था कि नौजवान की जो हमारी एक सियासी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट थी वो कम हो जाती, तो कुछ लोगों ने ये मुखालफत की। लेकिन मैं अभी भी उस पर कायम हूं, अगर जिंदगी में दोबारा कभी मौका मिला किसी ऐसी स्टेज पर आने का, तो मैं समझता हूं कि अगर इस शोबे को हम इस तरह से डिजाइन कर दें, हम अपने बाकी प्रोफेशंस की तरह, जिस तरह से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको कलीम साहब बैठे हैं, इनको पता है कि इसमें ह्यूमन बॉडीज के ऊपर काम करवाया जाता है ड्यूरिंग इनकी डिग्री। इसी तरह से इंजीनियर्स हैं, उनको मशीन के ऊपर काम करवाया जाता है। वी आर द ओनली प्रोफेशन जहां जब तक वो पढ़ रहा होता है एक नौजवान, उसको फील्ड का नहीं पता होता, और फिर जब हमने शर्त रखी है कि उस नौजवान को लाइसेंस टू प्रैक्टिस उस वक्त मिलेगा जिस वक्त वो 6 महीने अपनी इंटर्नशिप कहीं कर लेगा, तो वाई नॉट टू प्रोवाइड दैट इंटर्नशिप कि हम उसे खुद ही दे दें, हम एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही उसको इंटर्नशिप दे दें। हमारे पास बहुत ऑफिसेज हैं। अच्छा, अब इससे होगा क्या? एक तो वो बच्चा ट्रेंड हो रहा है, दूसरा हमारे ऑफिसेज का जो लोड होता है, जिस वक्त हमारा एक लॉ ऑफिसर जाएगा किसी कोर्ट में और वो एक लिस्ट ऑफ रिसर्च लेकर जाएगा, तो वो भी ऑब्वियसली बेहतर डिलीवर करेगा। तो वही ना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि जितनी आप अपने निज़ाम को बेहतर करेंगे उतनी आपके लिए, खुद के लिए भी आसानियाँ होंगी। जो हम बहुत सारे इश्यूज पे बात करते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो सोल्यूशंस की तरफ हम नहीं जाते ना, हम मसाइलों पे ज़्यादा गौर करते रहते हैं, उस पर ही फिक्र करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सोल्यूशंस पे सोचते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं सर, जिस तरह अभी आपके रेस्क्यू 1122 के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्या न्यू इनिशिएटिव्स हैं आप लोगों ने लिए हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कम से कम ये अंदाजा हो गया कि आपको पहले वालों का पता है। पहले तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आपकी सर्विसेज में और सारे पहचानते भी है, जानते भी। वो कहते हैं ना, जब भी कुछ इस तरह की वाकयात हों, कुछ भी हो, तो सबसे पहले मैंने जैसे स्टार्ट में ही बात की कि आपके फॉरन माइंड में जो पहले आता है वो रेस्क्यू 1122 ही आता है। ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, बात ये है कि अभी जो इनिशिएटिव्स हमारे इस दफ़ा चल रहे हैं, हमने अपने हर साल को एक नई चीज़ के तौर पर ले रहे होते हैं। इस दफ़ा हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने इस साल को ईयर ऑफ एक्सीलेंस थ्रू प्रोफेशनलिज्म रखा है कि हम लोगों ने जो अब तक SOPs बनी थी, अब उनके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बड़ा सिंपल, मतलब अगर आप देख रही हैं कि मेरी यूनिफॉर्म है तो इसका बैरेट कैप ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है, रैंक ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है। सही। ईयर ऑफ प्रोफेशनलिज्म एक्सीलेंस के थ्रू हम लोग इसको ना मना रहे हैं। इससे पहले सेफ्टी और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अभी जो पब्लिक के लिए नया इनिशिएटिव है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ना CPR को पब्लिक तक मुतारिफ कराने के लिए, CPR आपको पता है कि दिल और सांस की जो बहाली है इन केस ऑफ इमरजेंसी, सिवियर इमरजेंसी, जब आप कार्डियक अरेस्ट में खुदा ना खास्ता जा रहे होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर आपको सिर्फ उस टेक्निक के अलावा कोई और टेक्निक नहीं है जो हेल्पफुल हो, कि आप उसकी छाती पर दबाव देते हैं खास तरीक़ेकार से और वो पेशेंट अल्लाह के हुक्म से फिर बेहतर होता है, देन फिर हॉस्पिटलाइज होता है, ट्रीटमेंट होती है वो एक। लेकिन ये एक अहम टेक्निक थी जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। एक तो उससे हम लोग डोर टू डोर लेके आए, ऑनलाइन भी उसे मुतारिफ करवा रहे हैं। हमारे पास आपको पता है एक लंबा चौड़ा फ्लीट है वॉलंटियरिज्म का। हमारे हर जिले में जो कम्युनिटी इमरजेंसी की रिस्पांस टीम्स हैं, हर UC में 14 लोग हैं। ये पुराने बिल्कुल, अगर आपको याद हो, फिर आप तो आजकल के लोग हैं, हमारे यंग लोग हैं, हम लोग बुजुर्ग हैं। तो हुआ यूं कि वो कम्युनिटी में जो लोग थे ना, तब सिविल डिफेंस का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि वार्डन्स, डिप्टी वार्डन्स, सेम उसी तर्ज का हमारे भी कर्ट उसे बोलते हैं, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो वो 14 अफराद के ऊपर जो मुश्तमिल लोग होते हैं, उसमें एक उसी तरह वार्डन, डिप्टी वार्डन, बाकी उनके मेंबर्स होंगे। अब ये कौन से लोग हैं? वो आप स्टूडेंट्स, सिविल पर्सन हो सकते हैं, वहाँ के सियासी लोग हो सकते हैं, मजहबी लोग हो सकते हैं, इमाम साहब हो सकते हैं, हकीम साहब हो सकते हैं, जो भी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं। अब वो 14 लोग हमसे ट्रेनिंग लेते हैं,
ہمارے ممبر بن جاتے ہیں, ہمارے رابطے میں رہتے ہیں. اب ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس یوسی کے حوالے سے خدا نہ خواستہ چھوٹے چھوٹے کوئی ایشوز ہیں, کوئی ہیزرڈ ہیں, کوئی پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آئے روز وہاں مسائل آتے ہیں, ایمرجنسی آتی ہیں, تو کیا بات ہے وہاں کی کمیونٹی وہ بہتر طور پر نہیں بتا سکتی ہمیں ایز اے سورس آف انفارمیشن بھی اور اس کا سولوشن بھی. اب ان لوگوں کو ہم لوگ ٹریننگ اور ان کے تھرو گاؤں محلوں تک ہم لوگ ٹریننگ پروگرامز کو لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ ٹریننگ پروگرام بیسک لائف سپورٹ کے ہوں, فائر سیفٹی کے ہوں, ریسکیو کے ہوں, سی پی آر کے ہوں. یہ جو میڈم آپ ریسنٹلی آپ دیکھتی رہی ہیں ڈینگی آیا ہے, کرونا آیا ہے, کبھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان میں کیسے مینج ہو گیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس بارے میں؟ جی ٹی وی تو اپنی ہر ادارہ اپنا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر ہی رہا ہے. ایگزیکٹلی جی وہ اسی طرح سے کہ لوگوں تک یہ پہلے کسی طرح نہیں پہنچا, جب ان تک صحیح پیغام پہنچ گیا ہے جی کہ اصل میں یہ ایشو ایسا ہے, اس میں آپ اتنے پریشان نہ ہوں. صرف لوگ اس وجہ سے نہیں پریشان ہوگا کہ میرے پاس ماسک نہیں ہے تو میں مر گیا. اگر اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں نے ایک ڈیو ڈسٹینس رکھ لینا ہے تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. کیسے رکھنا ہے یہ سب سے, اور اسی وجہ سے ہمارے جو ریسکیورز تھے, یہ ہیلتھ سیکٹر کے لوگ بھی تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کیے کہ میرے پاس گلوز نہیں ہے, میرے پاس ماسک نہیں ہے. اس پہنے کو کم کرنے میں ریسکیو 1112 نے کردار ادا کیا. وہ کردار جو ہمارا کمیونٹی میں پینیٹیشن کا تھا, اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور الحمدللہ یہ مینج ہوا. تو نئے انیشیٹو سیفٹی پروموشن کیا میم ہمارے, صحیح, اور انتہائی امپارٹنٹ, اور کہ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں نا ہماری ملتان میں, آپ دیکھ رہی ہوں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں, بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی. لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک جو فائر کی گاڑی ہوتی ہے, آگ بجھانے والی جو گاڑی ہے, اس کا تھرو کتنا ہوتا ہوگا پانی پھینکنے کا؟ میکسیمم 50 فٹ کا, اور آسمان تک 100 فٹ تک اگر بلڈنگ چلی گئی ہے تو کیا نیچے کھڑی ہو کے گاڑی, آگ بجھانے والی گاڑی وہاں پانی پھینک سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے. اگر 7ویں منزل پہ آگ لگ جائے, خدا نہ خواستہ میں کسی بلڈنگ کا نام نہیں لیتا, لیکن آپ سوچ تو سکتی ہیں نا ملتان میں جتنی ہائی رائز بلڈنگ ہیں, اگر ان کے آخری فلور پر آگ لگ گئی تو کیسے بجھائی جائے گی؟ اس چیز کی سیفٹی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے بھی نا اب ایکٹ بھی اپروو ہو گیا ہے, ہمارے پاس اس کا اختیار بھی ہے کہ ہم انہیں بار بار ابھی نوٹس سرو کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سیف بلڈنگز میں شمار کر رہے ہیں. جو جو چیزیں آپ کو لگوانی ہیں, آپ دبئی کی, جاپان کی, باقی ملکوں کی باتیں کرتے ہیں, ہائی رائز بلڈنگیں بنائیں, کاروبار بڑھائیں, اللہ آپ کو ترقی دے, ہمیں اس سے خوشی ہے. لیکن نہ خود ہم سیف ہوں نہ اداروں کو ہم سیف کریں. تو ہمارے اب کام سیفٹی پروموشن پر بھی ہیں, سیفٹی امپلیمنٹیشن پر بھی ہیں, ایمرجنسی مینجمنٹ پر بھی ہیں. ریسکیو 1112 از آن دا وے. صحیح, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا پھر ابھی جس طرح آپ کی پہلے جیسے ایمبولینسز آپ کی بڑا اچھا اس کا ڈاکٹر صاحب ہیلی کب لیں گے آپ؟ ایسا سوچا کریں. ہاں نہیں ہم تو سوچتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں جتنا ہو سکے. یہ دیکھیں عوام تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے نا کہ اس کو ریلیف ملے, اس کو سہولیات ملیں, اس کو چیزیں ہر طریقے سے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مان کے اور سیف ہو جائیں. ہاں یہ اچھی بات ہے, لوگ کوآپریٹ کرنا سیکھ جائیں. اچھا ویسے ابھی کبھی ایسا ہوا لوگوں کی طرف سے جو ہے بات ہے مشکلات تو آتی ہیں, تو کیونکہ شروع میں آپ لوگوں کو زیادہ مشکل کہ لوگوں نے تنگ بھی بڑا کیا, فضول کی کالز اور فضول کے جو ہے وہ مس یوز آف دا سروس تھا, وہ تو ظاہر تھا ہی تھا. ابھی بھی اس طرح کی ابھی نہ ہونے کے برابر. ہم نے اگر سافٹ ویئر بھی بڑے اچھے ڈیولپ کر لیے اور کچھ ایکشنز بھی کرائے ہیں, تو بڑی کمی آ گئی بھی. کسی بھی ریسکیو اسٹیشن پر جا کے اپنا اندراج کروائیں. اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ کارڈ بنا ہوا ہے, جسٹ اپنا نام نمبر لکھوا کے آ جائیں. ہمارے لوگ خود ہی آپ سے رابطہ کر کے آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ کن 2-3 دنوں کے لیے آپ نے آنا ہے اور اپنی ٹریننگ لے جانی ہے. کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں, 2 سے 3 گھنٹے کی ڈیلی کی ٹریننگ ہے. اس میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوگی, سیفٹی کی بات بھی ہوگی, خوف زدہ نہ ہو جائے. دیکھیں انسان کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے موت پھر زندگی, اور آپ ایز اے مسلم ہمارے اس بات پہ یقین ہے. پھر ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. کسی بھی معاشرے کا جو نوجوان ہے وہ مضبوط ترین طبقہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم ریلائے کرتے ہیں. تو کیا ہمیں اپنی یوتھ کو کمزور کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں. ہمیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. پھر آپ کو میں نے بتایا کہ ریسکیو 1112 اب ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو انٹیگریشن کر رہا ہے. مطلب مجھے اگر آپ کہیں نا وکیل صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے نا, تو مجھے ایسے لگے گا کہ نہیں
मेरा इनके साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि मैं कल से इन्हें ज्वाइन कर लूंगा। जब सर्विस डिलीवरी का ही मकसद है, जो इनके अच्छे काम है मैं जाके इनसे हाथ मिला लूंगा और काम शुरू हो जाएगा। जब मुझे काम रोकना ही नहीं है, मेरे लिए फिर क्या मसला है? मेरे लिए तो राहें बन जाएंगी। मेरा बच्चा जो आके गर्मियों की छुट्टियों का ये पूछना चाह रहा है कि अंकल मैं क्या करूं, व्हाट आई हैव टू डू, मेरे बाबा मुझे नहीं बताते कि मैं क्या करूं, तो आई एम हियर, मेरी टीम है काउंसलिंग के लिए, यूथ की काउंसलिंग के लिए भी हमारे पास टीम है। अपना टाइम आपने कैसे गुजारना है, इसलिए हमारे डीजी साहब ने हमारे तमाम रेस्क्यू स्टेशनों के नाम कम्युनिटी पे रख दिए। ठीक है, हम हमारे स्टेशन जैसे अब ये कलमा चौक है, कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन कलमा चौक, कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन इंडस्ट्रियल स्टेट, सही, तो ये कम्युनिटी के हैं। राउंड द क्लॉक मेरे दफ्तर में किसी को बैठ के अपनी मीटिंग करनी है, आपने कोई सेफ्टी पे कोई बात करनी है, मैं अपना ऑफिस छोड़ दूंगा, आए और अपना काम करें, दैट्स इट। हम इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं मैम कि आए हमारे बच्चे शऊर की उस पोजीशन पे चले जाएं। ड्राइव करने से पहले गाड़ी सीख लेना क्या अच्छा नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको रूल्स को, आपको जो आपके यहाँ पर हम समझते हैं चीजें, कवानीन हैं, अगर हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें, उनके बारे में हमें मुकम्मल तौर पे आगाही हो, तो मतलब हमारा सिस्टम बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत सारी चीजें आसान और हो बहनों सकती के लिए हैं। जी मैं आपको बता दूं, गली मालूम में आप सुन लें, आज आपके रेफरेंस से जी में बैठक में जी मेरी एक फीमेल कम्युनिटी वाली टीम के साथ चंद एक मेल वो भी भाइयों की तरह है, आपके ड्राइंग रूम में आके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सही। आपको ट्रैवल करके आने की भी जरूरत नहीं है, बस घर की चाय शाय पिला दीजिए। वो तो जाहिर सी बात है, घर आए मेहमान ये चाय तो फिर पिलानी पड़ती है ना जी, वो तो जरूरत ही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है सर आपसे भी जानेंगे कि आप इस टाइम ज़राअत के साथ भी मुंसलिक हैं, आपकी अभी की जो एक्टिविटीज हैं उस हवाले से भी हमें बताइएगा। मैं जी मेरे फादर की डेथ हुई 2 साल पहले, तो ही वॉज वेरी एंक्शियस अबाउट एग्रीकल्चर। वो रिसर्च एंड डिजीज कमेटी के चेयरमैन भी रहे सही एक दौर में, तो मैं उनको देखता था तो मेरे ज़हन में एक फिर मैं वही बताऊंगा कि एक इनिशिएटिव ये आता था कि हमें मॉडर्न ज़रा, क्योंकि हमने दुनिया के साथ compete करना है ना, तो हमें मॉडर्न ज़राअत की तरफ आना पड़ेगा। सही। आप लोग भी प्रोग्राम करते हैं, मैं आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी आपको भी कहूंगा कि जिस वक्त आप लोग हमें कहते हैं कि हम अपने वहां कोई विजिट अरेंज करें या कई फॉरेनर्स आए हुए होते हैं, तो डिमांड ये होती है कि कल्चर को प्रमोट करें, उसका लिबास इस तरह से हो। तो हम जिस वक्त एक ग्लोबल वर्ल्ड हैं, तो हम उन्हें, मैं ये समझता था कि हम उनको ये क्यों नहीं बताते कि वी आर मॉडर्न एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द बेस्ट वे। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमारा अब एक अलमिया ये है कि हमारा जो काश्तकार है, हमारा जो जिम्मेदार है, उसमें ऑफिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी उनके बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, वो अपनी सब मैनेजमेंट करते हैं, बट एक नॉन प्लान किस्म का एक तरीका होता है। सो मैंने ये किया कि मैंने तो सबसे पहले जाकर एक ऑफिस का ट्रेंड किया कि मैं जिस तरह से अपने मेन ऑफिस में, अपनी लॉ फर्म में, अपने एडवोकेट जनरल ऑफिस में जाकर सुबह 8 बजे बैठता हूं, तो इसी तरह से होना चाहिए। आई शुड गेट अप, मैं तैयार हूं और तैयार होकर मैं अपनी फाइल पे काम करूं। ज़राअत को हम इस तरह से लेकर आए। और देखें, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारा ये खिता आम का है। मैं ये कहता हूं कि आप आम को अगर देखते हैं तो आप सिंध से शुरू हो, अगर आप पाकिस्तान के आम की बात करते हैं तो सिंध से शुरू हो, वो एक पूरा सर्कल बनता हुआ आता है मुल्तान, और मुल्तान से फिर ये आगे राजनपुर तक, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, इस साइड पे ये आम है। अगर हम अपने एक एक आम को वर्ल्ड की वर्थ के मुताबिक अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ ले आए, तो मैं तो ये क्लेम करूंगा कि हम अपने मुल्क के सारे कर्जे इस एक प्रोडक्ट से उतार सकते हैं। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि हम मॉडर्न फार्मिंग में आते ही नहीं हैं, हम लेटेस्ट टेक्निक्स पे आते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि ज़राअत जो है, काश्तकारी, ये एक देसी लुक का नाम है। मैं ये समझता हूं, मैं इस साइड पर लेकर आया इस चीज पर। अभी मेरे पास, मैंने जो फार्मिंग की, मेरे पास कई वैरायटी के फ्रूट्स हैं। मेरे पास अंगूर हैं, अनार हैं, जापानी फल जो यहाँ लोग कहते थे नहीं होता, वो हैं। उसके अलावा आड़ू है, चीकू है, इलायची है। ये मैंने सिर्फ अपने शौक के लिए किया। व्हेन आई स्टार्टेड इट, तो मुझे एक शौक था। मैंने देखा कि हम किस तरह से, अब मेरे पास एक यूनिट तो मौजूद है कि जिसको मैं अपना एक टू से जिसको कहा जा सकता है कि मेरा वो कमर्शियल यूनिट है। मैंने उसको खूबसूरत करने के लिए अपने ये छोटी चीजें अपने वॉकिंग ट्रैक्स पर, अपनी वाटर लाइंस पर ये लगाई। इस वक्त मैंने लगाई, उस वक्त तो वो मेरा एक शौक था कि देखने में खूबसूरत लगेगा। लेकिन जब वो डेवलप होना शुरू हुई,
तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये वो चीजें हैं जो हम अपनी जाया कर रहे होते हैं। हम अपनी वो जमीन, हम अपना वो पानी, वो अपनी फर्टिलाइजर जो हम एक आम जंगली घास को देकर जाया कर देते हैं, क्यों ना हम वहां ऐसी चीजें लेकर आएं कि जो हमें कमर्शियली भी फायदा दें। और जिस वक्त कमर्शियल की तरफ हम आएंगे तो ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। एक मोटो समझ लें कि अब ये है कि हमें अपनी फार्मिंग को मॉडर्न फार्मिंग की तरफ लेकर आना चाहिए। हमें उस कुर्ता से निकलकर हमें जीन्स में आना चाहिए। हमें इंटरनेट के साथ, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ इन टच होना चाहिए। हमारा वो सिस्टम, जब तक हम उस पर नहीं आएंगे, हम अपना उस एम को जो हम कहते हैं वर्ल्ड को कि वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री। और ये ना वक्त के साथ साथ, क्योंकि अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बहुत ज्यादा अब जिद्दत आती जा रही है। अब हमें हमारे किसानों को भी उतनी अवेयरनेस उनको बताना होगा कि किस तरह आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, फसलों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। ज़राअत के वजह से कहा जाता है ना पाकिस्तान रिच है, तो जनूबी पंजाब को तो वैसे ही कहा जाता है कि हमारा माल है। हमारा तो चीजें लेटेस्ट अभी एक टेक्निक है आम के बारे में, दैट इज कॉल्ड STS, स्मॉल ट्री सिस्टम है वो, जिसमें हमने उसके हाइट को 6 फुट पर मेंटेन करना है। और अभी इस वक्त जो राइट नाउ हमारा एक प्रोसेस है वो है तकरीबन 30 से 40 दरख्त 1 एकड़ में। सही। जबकि अगर हम इस टेक्निक पर आए तो हम तकरीबन कोई 500 के अराउंड, 500 से क्लेम तो जो साइंस कहती है, इंटरनेशनली जो कहते हैं वो तो 1000 कहते हैं। मैं कहते हैं आप चलो 500 पे आ जाएं, 300 पर आ जाएं, आप उस गैप को आके मेंटेन करें तो हम उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। और ये शुरू हो गया, ये आपको बताऊं, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर दिस एरिया कि यहाँ वो स्मॉल ट्री सिस्टम एज पर इंटरनेशनल जो स्कीम थी उसके मुताबिक शुरू हो गया और हम भी आर ऑन द प्रोसेस, हम चल रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आप क्या, जिसमें हमारे नौजवान देख रहे हैं आपको, जाहिर सी बात है, एक जो आपने काम भी किया, क्या उनको सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आप इस प्रोफेशन में जब आए हैं तो आप ये सोचकर आए कि मैं कुछ सर्व करने जा रहा हूँ। सही। लॉयर बनने से मुराद ये नहीं है कि आप उससे मॉनिटरी बेनिफिट क्या लेने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने आप को पॉलिश कर कर लेके आते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो हम जिस वक्त किसी भी केस को, किसी भी इंसान को, किसी गरीब को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कोर्ट में, तो अगर हम ये सोचें कि ये मेरा अपना मामला है और हम खुद अपने आप को उस शू के अंदर के नताइज दे सकते हैं। और फिर वही बात कि हमने फैसला करना है कि जब हम किसी भी शोबे में हैं तो हम बेसिकली आए क्या करने हैं। मैं ये समझता हूं कि नौजवानों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए। अक्सर एक सवाल होता है, लोग करते हैं कि जी ये मुल्क क्या दे रहा है, हम मुल्क के लिए ये करें, लोग बाहर चले जाते हैं। मैं कहता हूं एक छोटी सी अमेंडमेंट कर लें, इस मुल्क ने आपको तालीम तो दी है ना, ठीक है, हम उस तरह से नहीं दे सके जितनी के रिक्वायरमेंट है, हम उस पे अपने गवर्नमेंट की बेस पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, जो पढ़ गए हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है, अगर सिर्फ वही लोग ये सोच लें कि जो मुझे इस मुल्क ने, मेरे मुल्क ने जो तालीम दी है, मैं अगर उसको किसी अपनी पॉजिटिव साइड पर या किसी ऐसी साइड पर लगा दूं कि जिसमें एक सोसाइटी के लिए बेहतर हो सकता है, तो वो उसमें ऑब्वियसली जब वो बेहतर होंगे, अपने उनकी एक्टिविटी, उनके वर्क बेहतर होगा, तो मॉनिटरी बेनिफिट तो ऑटोमेटिकली आएंगे। बिल्कुल ऐसे है। वही बात आ जाती है ना कि आपको आपका इंटरेस्ट लेना और आपको खलूस, जिस तरह सर भी बात कर रहे थे कि बड़ा जरूरी है कि आप जब किसी की मदद कर रहे हो तो अपने आप को उसी जगह पर रख कर सोचें कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, आप जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी हम हालिया देखते हैं कि वहाँ पर जलजिला भी आया और उसके साथ साथ वहाँ पर आपकी टीम्स भी वहाँ पर पहुंची, और इसके बाद हमारे यहाँ अगर बात करें सैलाब आया तो उस टाइम भी आपकी माशाल्लाह बहुत सारी खिदमात हैं। क्या कहना चाहेंगे, दुखी इंसानियत की खिदमत करके कैसा ये बात है तुर्की की टीम का पहुंच जाना, जैसे आप बात कर रही हैं, दुनिया में एक पूरा निजाम है। यूनाइटेड नेशंस ने एक ये देखने की सर्टिफिकेशन इशू किया है, चंद एक मुल्कों के पास है, चंद एक मुल्कों के पास ये सलाहियत है कि वो दूसरे मुल्कों में डिजास्टर यूनिटें उठानी और काम करना है, पूरी एक ट्रेनिंग्स हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पंजाब इमरजेंसी सर्विस, जिसके बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, देखें अच्छी कौमें वो हमेशा अपने मौसमों को याद रखती हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ویژنری مینٹور ہے اور جس نے آپ کو ایسا کچھ دیا ہے جو آپ کی زندگی کو ہی بدل دے تو پھر تو آپ کو دل سے ریسپیکٹ بھی کرنی پڑتی. انہوں نے اس وقت UN کے پلیٹ فارم پہ آپ کے پاکستان کی اس ٹیم کو 7ویں نمبر پر لے کے آ گئے ہیں. بہت اپریشیٹ بھی جناب کیا. آپ یہ دیکھیں کہ 7ویں نمبر پہ آپ کی پنجاب ایمرجنسی سروس کا نام آتا ہے. جو ہی ترکی کو ضرورت پڑی تو انہوں نے سب سے پہلے مسلم کنٹریز میں ہمارا نام لیا. یہ ہمارے لیے ایوارڈ کی بات تھی, کریڈٹ کی بات تھی. اس ٹیم کو لیڈ بھی ہمارے ڈاکٹر جنرل صاحب کر رہے تھے. وہاں جا کے کتنی لائف سیو کی گئی اور اتنے دن گزرنے کے بعد اتنا لوگوں سے پیار ملا وہاں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ مطلب لوگوں نے وارملی ویلکم کیا. پھر اس کے بعد جتنے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں, چیزیں شروع ہوتی ہیں, لوگوں کا فیتھ ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں یہ جو جتنے لوگ آتے ہیں آپ کے کچھ اداروں کے کام کو دیکھ کے تو کیا خیال ہے پھر یہ اچیومنٹس کس کی ہیں؟ تو اسی لیے جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پھر انہیں دل سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر میرا ایک ریسکیور 24 گھنٹے اپنی آنکھوں میں سے نیند کو غائب کیے بیٹھا ہے تو کیا میرے دل میں اس کی ریسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک کمیونٹی کو کیا اسے راستہ اس کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا نظریں نہیں بچھا دینی چاہیے؟ بس ہم یہی تو چاہتے ہیں اپنے ریسکیورز کے لیے, ہمیں اور کچھ نہ دیں. کم از کم ہمارے لوگوں کے لیے جو آپ کے دل میں احترام ہے وہ قائم رکھیں. پھر دیکھیں کہ ہمارے نوجوان آپ کو اور کیسے سرو کرتے ہیں اور کتنے اچھے انداز میں سرو کرتے ہیں. باقی روزی روٹی تو اللہ کی ذات نے دینی ہے, وہ ادھر نہ ہوتے تو بھی اللہ نے دینی تھی. لیکن اب جب وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بہن بھائیوں سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یقین کریں ایک سٹیج آتی ہے جس وقت آپ کے اپنے بھی آپ کے پاس نہیں ٹھہرے ہوتے. جی اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, ریسنٹلی جو کووڈ آپ لوگوں نے بتایا تھا کورونا کا, جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی ڈیڈ باڈیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی. وہ تو ایک دیکھیں نا جب وہ کورونا کے حوالے سے آئی تو لوگ بہت زیادہ ڈر اور خوف جو ہے آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کا وہ بھائی وہ بیٹا کون تھا جو آپ کی ڈیڈ باڈیز کی تدفینیں بھی کر رہا تھا؟ وہ ہم تھے. بالکل ایسے ہی. ہم لوگ اس وقت نہ صرف کفن پہنا رہے تھے, نماز جنازہ بھی پڑھا رہے تھے. اگر کاش آپ وہ دکھا پاتی, میں ایک ڈاکومنٹری ہے اگر وہ لوگوں کو دکھا لیں کہ ان دنوں میں ہم نے لوگوں کو کس طرح سے ہیلپ کیا. ہم گھر سے جب تیار ہو کے جاتے تھے ہمیں بھی یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں واپس زندہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ غازی کی طرح جاتے تھے اور بس اللہ کی مدد ہوتی تھی, واپس آ جاتے تھے. بالکل ایسے. سر آپ لوگوں کی بہت خدمات ہیں اور وہ ہمیشہ ان کو سراہا جاتا ہے اور انشاءاللہ سراہتا جو ہے وہ جائے گا. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. بہت ساری انفارمیشن بھی ہمارے ویورز تک پہنچی. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.